নমস্কাৰ মাই নিউজ এনিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ মই হাৰিদ্ৰ হাজৰিকা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত এগৰাকী লেডি উপস্থিত আছে, যিগৰাকী লেডি হৈছে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ট্ৰেভেলাৰ, সোলো ট্ৰেভেলাৰ একচুৱেলি তেওঁ। আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ জংগলৰ পৰা আদি কৰি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে তেওঁ এনেকৈ ভ্ৰমণ কৰি ফুৰে। আৰু তেওঁৰ যিটো ব্লগ আছে তেওঁৰ ৰাগিৰ বুলি, সেইটো ব্লগৰ জৰিয়তে আচলতে ইণ্ডিয়ান যিটো ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ বিষয়ে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে বৰ্ণনা দিছে। গতিকে আমি দেৰি নকৰোঁ, আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে डॉक्टर कायनात काजी। मैम पहले आपको हम लोग का इस अनुष्ठान में आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैम सब लोग जानते हैं कि आप इंडिया की फर्स्ट लेडी फीमेल ट्रैवलर है, जिन्होंने 1,50,000 किलोमीटर 3 साल में आपने मैम ट्रैवल कर लिया, तो क्या बोलना चाहेंगे? ट्रैवल मेरा पैशन है। मैं ट्रैवल करती हूँ क्योंकि मुझे इंडिया की जो खूबसूरती है, जो कल्चर है, उसको दुनिया को दिखाना है। और मैंने इंडिया के बाहर भी बहुत सारा ट्रैवल किया है, यूरोप ट्रैवल किया है, नेबरिंग कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जो मेरा प्यार है, जो लव है, वो अपनी कंट्री के लिए है कि हमारी कंट्री के पास जो कुछ है ना, वो कहीं पर भी नहीं है दुनिया में। मैंने यूरोप में बहुत ट्रैवल किया, लेकिन वहाँ पर भी ना मुझे सिर्फ 2 तरह के लोग मिले। एक वो जो इंडिया आ चुके हैं और दूसरे वो जो इंडिया आना चाहते हैं। तो यानी इंडिया इतना अट्रैक्टिव है कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बाहर से इतने सारे लोग आकर अपना हमारे देश का अलग अलग स्टेट में जाके कल्चर एक्सप्लोर करते हैं, और हम ही हमारे देश की जो चीज़ें हैं उनको इम्पॉर्टेंस उतनी नहीं देते जितनी देनी चाहिए। जो हमारा एथनिक साइड है, जो हमारी हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके बारे में हम बहुत कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मेरी यात्राओं के दौरान मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करूं और अपनी राइटिंग से, अपने वीडियोस के साथ में उनको लोगों तक पहुंचाऊं, उन्हें प्रमोट करूं। तो इट्स ऑल अबाउट नए डेस्टिनेशन को खोजना और उसे दुनिया को दिखाना। यही मेरे ट्रैवल के पीछे का ऑब्जेक्टिव है। मैं इसी पर्पस के साथ ट्रैवल करती हूँ। मैम ट्रैवल ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छे आप लिखते भी हैं, आपने बहुत सारा आपने रिसर्च किया। आपके 3 किताबें हैं जिसमें आपने बहुत अच्छी तरह से इंडियन कल्चर के ऊपर, साहित्य सभ्यता के ऊपर आपने बहुत कुछ लिखा जो लोगों तक पहुँचे। तो आपका जो ये जो जर्नी रहता है, आपने जो जंगल वगैरह में आपने जो जर्नी वगैरह किया, उसमें जो आप अकेले जो जाते हैं, तब कभी ऐसा मुसीबत आपके सामने आए जो जिसके साथ मतलब सॉर्ट आउट करने में कभी प्रॉब्लम हुआ हो या कुछ? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अक्सर लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि आप सोलो ट्रैवल करते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपकी सुरक्षा? मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो एक फ़ीमेल को जो डर होते हैं कि अकेले जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे अनजाने जगहों पर बहुत सारे लोग मदद करके जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे मदद करके जाते हैं कि मेरी उनकी भाषा अलग है, फिर भी हम एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं, अपनी बात एक दूसरे को समझा पाते हैं। और उसका जो मूल मंत्र है वो है स्माइल। एक स्माइल होती है जो आपको कनेक्ट करती है, दिल को दिल से जोड़ती है। तो मुझे बहुत लोगों का प्रेम मिलता है। मैं जाती हूँ, ट्राइब्स के बीच में जाती हूँ, ऐसी जगहों पे जाती हूँ कि भाषा बिल्कुल भी हम एक दूसरे की नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल से जुड़ते हैं, मिलते हैं, लोग खुले दिल से वेलकम करते हैं। मैम आप ट्रैवलर तो हो, ठीक है, आपने बहुत सारा आपने राइटअप किया, आपका आर्टिकल वगैरह बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, उसके साथों साथ लेकिन आपका और एक बहुत अच्छा आपका एक चीज़ है, वो है आपका फ़ोटोग्राफी। आपने वर्ल्ड फेमस जो फोटोग्राफर है ओपी शर्मा जी के पास आपने प्रशिक्षण अपने लिया। आपका जो भी आपका आर्टिकल निकलता है, आपका जो भी बुक्स वगैरह है, उसमें आपका राइटअप रहता है, आपका फोटोग्राफ रहता है, और साथों साथ वो आप ही लिखा होता है। तो उसके बारे में मैं आपको क्या बोलना चाहेंगे आप, क्योंकि ओपी शर्मा जी एक ऐसे इंसान है जिसका सानिध्य मिलना बहुत मुश्किल है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर ओपी शर्मा से फ़ोटोग्राफी के गुण सीखने को मिले, और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया, जिसने मेरे जीवन को एक दिशा दी। और मैंने फ़ोटोग्राफी में जो भी कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैंने उनसे सीखा। और फ़ोटोग्राफी और राइटिंग दे गो हैंड इन हैंड। आजकल सिर्फ राइटिंग से काम नहीं चलता, आजकल रीडर्स बहुत कम हो गए हैं, तो लोग फ़ोटोज़ देखते हैं, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बाढ़ आई हुई है। तो पहले की तरह नहीं कि सुबह बैठे हैं आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पूरे पूरे आर्टिकल पढ़ रहे हैं। अब क्या है, अब विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्यूटीफुल विजुअल्स, और टूरिज़्म की बात होगी तो
कलरफुल ब्यूटीफुल जो पिक्चर्स हैं वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो मुझे ट्रैवलर बनना था, तो ट्रैवलर के लिए एक लिखना आना ज़रूरी है और एक अच्छी तस्वीरें खींचना ज़रूरी है। तो वहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी बीच में आई, और फ़ोटोग्राफ़ी का ही अभी फ़ोटो के आगे हम बात अब जब पोस्ट कोरोना टाइम आया तो चीज़ें बहुत चेंज हुई, और आने वाले समय में बहुत पूरी दुनिया एक बदले हुए नज़रिए से आगे बढ़ेगी, नए नए तरीक़ों से आगे बढ़ेगी। तो उसमें टूरिज़्म भी बहुत इफ़ेक्टेड हुआ है, क्योंकि टूरिज़्म तो एक्टिविटी ही ऐसी है कि मिलना मिलाना, भीड़, क्राउड, और हम अब सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में जी रहे हैं। तो जब आप घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे कैसे अपने डिप्रेशन को डील करें। तो ऐसे में टूरिज़्म एक बहुत बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव टूल है कि हम जैसे लोग जो ट्रैवलर्स हैं, जो जिनके अंदर थोड़ी हिम्मत थोड़ी ज़्यादा होती है, कि वो पोस्ट और जैसे ही लॉकडाउन खुला है, तो लॉकडाउन खुलने के अगले दिन मैं ट्रैवल करने चली गई थी। तो मैं एमपी में फॉरेस्ट में सतपुड़ा हिल्स के बीच में जाके मैंने ट्रैवल किया, 21 डेज़ वहाँ रही, एक ट्राइब के बीच में जाकर रही। तो वहाँ रहकर मैंने कंटेंट क्रिएट किया, फ़ोटोग्राफ्स क्रिएट किए, वीडियोस क्रिएट किए। तो अब हम काम कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स पर। जो वीडियोज़ हैं, 1 मिनट का वीडियो अपने आप में बहुत पावरफुल है। आप दूर बैठे इंसान को उस जगह के छोटे छोटे वीडियोज़ अगर आप दिखाते हैं तो उससे एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। अभी लंबे वीडियोज़ देखने का टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि सब भाग रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, सब बस स्क्रॉल करते चले जाते हैं, जो पसंद आया उसे देखा और फिर दे मूव ऑन। तो इसलिए अब हमें अपना थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। तो विजुअल्स में जो ऑडियो विजुअल मीडियम है, जो वीडियोज़ हैं, उस पर फोकस कर रही हूँ। तो अपने ट्रैवल में भी अब मैं इसको इस तरह से लेकर आ रही हूँ कि पूरा भारत ट्रैवल करना है। ऑलरेडी जो जगह है मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। मैं ढूंढती हूँ कहानियाँ। आई एम अ स्टोरी टेलर। हर जगह कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं। मैं जब आसाम आई हूँ तो मुझे आसाम में, मैं 2 बार आ चुकी हूँ आसाम, और 2 बार आने के बाद भी बिना आए आई हूँ आसाम। वैसे ही आई हूँ जैसे कि सारे लोग आसाम आते हैं, यानी कि वो आसाम आते नहीं हैं, वो आसाम पास करते हैं। दे जस्ट ट्रांजिट। वो आते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, और फिर वो कहीं मेघालय चले जाते हैं, वो अरुणाचल चले जाते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। और जो टूर ऑपरेटर्स भी हैं, वो एज अ पैकेज पूरा आसाम नहीं बेच रहे हैं। कोई भी एक आदमी सिर्फ आसाम नहीं बेच रहा है, वो बेच रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। तो उसमें आसाम के हिस्से में तो एक ही दिन आता है जिसमें कि वो कामाख्या देवी चले जाते हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले जाते हैं। तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने कम टाइम के लिए वो खुलता है, बाकी टाइम क्या? आप पहले ही ये बात कह रहे हैं कि अक्टूबर टू मार्च, नवंबर अक्टूबर टू मार्च ही सीज़न है, तो बाकी टाइम क्या करेंगे? बाकी टाइम क्या है आपके पास दिखाने के लिए? तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आसाम में बहुत डीप ट्रैवल करूं, और जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं वहाँ जाकर यहाँ की कुछ कहानियाँ ढूंढूं, उन कहानियों को वीव करूं, उन पर वीडियोस बनाऊं, और लोगों को दिखाऊं कि आसाम सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है कि आप 7 दिन की आइटनरी में आपने एक दिन लगाया आसाम को और आगे चले गए। नहीं, आसाम के पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए। आई फाइंड इट लाइक अ ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ विच इज़ divided into puzzles, different pieces of puzzles. So what we need to do is we need to put them together and at a right place. तो बस यही कोशिश है। मैम, जैसे आपने बोला कि जो इंडिया का जो आपने टूरिज़्म को आपने बहुत अलग अलग तरीके से आपने प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से आपने प्रमोट किया। जैसे अभी आपने बोला कि आपका जो टू डू लिस्ट है उसमें आपका आसाम ऑलरेडी एंटर कर गया। तो अभी मुझे एक बात आपसे बिल्कुल जानना है कि आसाम के टूरिज़्म को लेके, आसाम को एक्चुअली टूरिज़्म के जो डिपार्टमेंट है उसको कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आसाम के पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को, लेकिन आपके पास स्टोरी टेलर्स नहीं है। और आसाम की जो टूरिज़्म सिनेरियो है उसको रीब्रांडिंग की ज़रूरत है। जब आप गूगल में आसाम लिखते हैं तो गूगल आपको ऑटो करेक्ट में दिखाता है आसाम फ्लड, या गुवाहाटी ब्लास्ट, आसाम ब्लास्ट। मतलब आसाम मतलब या तो फ्लड या तो ब्लास्ट। पर क्या वास्तविकता यही है? नहीं, ये है एक रॉन्ग इमेज
जो कि मीडिया में फ्लोट कर रही है, और आज से नहीं कर रही है, एक लंबे टाइम से ये इमेज फ्लोट कर रही है कि आसाम का मतलब है फ्लड। जब मैं अभी बात करती हूँ, मेरे मेरे दिल्ली में जो भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वो उन्हें मैं बताती हूँ कि मैं गुवाहाटी में हूँ, तो वो बोलते हैं तुम गुवाहाटी में क्या कर रही हो, तो बाढ़ आई हुई है। पर क्या सच में बाढ़ आई हुई है? आई एम नॉट डिनाइंग कि हाँ फ्लड इज द पार्ट ऑफ दिस प्लेस, दिस टोपोग्राफी, लेकिन दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट हैज़ टू हैपन एवरी ईयर, एंड आई थिंक वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। ये एक नेचर का तरीका है क्लिनजिंग करने का। जब जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद जब पानी निकल जाता है, तो वो अपने पीछे कितना फर्टाइल सॉइल छोड़ जाता है, जहाँ पर लोग आराम से यहाँ खेती करते हैं। तो ये उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, पर इसके बारे में कौन बात कर रहा है? कोई भी बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आसाम में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करूँ, छोटी से छोटी जगह जाऊँ और ढूंढ कर लाऊँ ऐसी कहानियाँ जो किसी ने सुनी ना हो अभी तक आसाम के बारे में। उनके बारे में वीडियोस बनाए जाएं, उनके बारे में आर्टिकल्स लिखे जाएं, दुनिया को बताएं हम कि आसाम जिसके पास अहोम डायनेस्टी है और जिसका अपना इतनी ज़बरदस्त लेगेसी है, जिसके पास ट्राइबल कल्चर है, उसका अपना एक कुजीन कल्चर है, उसका अपना लैंडस्केप है, वो उसके पास अपने उत्सव हैं। मैं अभी कुछ कुछ लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ कोर में, तो मुझे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करके उनकी बातें जानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो मुझे अभी पता चला कि आपके यहाँ आसपास एक जगह है जहाँ पर एक ट्राइब किंग है, वो आसाम में 3 दिन का एक फेस्टिवल करते हैं और अपने आसपास के ज़िले में 29 ट्राइब्स को, ट्राइब किंग्स को इनवाइट करते हैं, और तब गवर्नमेंट भी उन्हें अलाउ करती है, यू कैन बिहेव लाइक अ किंग and your court, you can take the decision, you can act as a full fledged court। तो वैसा कल्चर, वो एक उनका रिचुअल है, वहाँ सारे ट्राइब जमा होते हैं, वो ट्रेडिशनल कुकिंग करते हैं, अपने उनके कस्टम्स होते हैं, उनके तरीके होते हैं, उनके उत्सव होते हैं। तो ये किसी को नहीं पता है। इसके बारे में अगर हम एक वीडियो बना दें, या एक ब्लॉग पोस्ट चली जाए, एक आर्टिकल चला जाए, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ आसाम का कितना खूबसूरत एथनिक कल्चर है, एक ट्राइबल साइट भी है। तब ट्राइबल की जो अपनी लिविंग, आज प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है ना, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। हमें आत्मनिर्भर होने के गुर कहीं बाहर जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमको ऑक्सफोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर हम ट्राइब्स के बीच में चले जाएँ ना, उनकी लिविंग को देख लें, उनकी लिविंग से सीखना चाहें, तो वहीं से हम आत्मनिर्भर होने का ज्ञान ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी राइटिंग से, फोटोग्राफी से, वीडियोज़ से लोगों को बताऊँ कि आसाम कितना खूबसूरत है। मैम, आपका जो ब्लॉग है रागिनी, तो उसका जो ब्लॉग में आपने राजस्थान आपने विज़िट किया था, आपने इंडिया के इतने सारे जगह, यूरोप आपने ऑलरेडी विज़िट कर लिया, तो उसके सारे आपके ब्लॉग्स वहाँ पे हैं रागिनी में। लेकिन राजस्थान में एक जगह है जिसको एक्चुअली जाना जाता है कि इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, भांगड़ किला। तो आपने भांगड़ भी विज़िट किया होगा, तो उसके बारे में मैम बोलिए, तो क्या उसमें जो एक्चुअली स्टोरी बताया जाता है लोगों को, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, राजस्थान टूरिज़्म, इंडिया में जितने भी टूरिज़्म बोर्ड्स हैं, उन सब में सबसे सीनियर टूरिज़्म बोर्ड है, जो कि बहुत अवेयर है अपने ब्रांड पोजीशनिंग के लिए, और वो कॉन्स्टेंटली कैंपेनिंग करते हैं, हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं। और वही टूरिज़्म इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज़ एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ टू प्रोजेक्ट। जो भानगढ़ की कहानी है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो भानगढ़ की कहानी एक्चुअली अ डार्क स्टोरी। आप सोचिए, कोई एक गांव है, कोई एक कस्बा है, जिसको वहाँ ऐसा क्या हुआ होगा कि रातों रात लोगों को उसे खाली कर देना पड़ा होगा, यानी कि एक ट्रेजेडी है उसके पीछे। लेकिन राजस्थान टूरिज़्म उस ट्रेजेडी को नहीं बेच रहा है, नेगेटिविटी को नहीं बेच रहा है, वो उस ट्रेजेडी में से भी पॉजिटिविटी निकाल करके उसका एक स्टोरी है कि वहाँ पर हॉन्टेड है, उसको ऐसा प्रोजेक्शन किया गया है कि वो दुनिया का सबसे हॉन्टेड जगह है। उसमें गवर्नमेंट का एक बैनर भी लगाया गया कि गवर्नमेंट में इसका बैनर भी लगाया कि हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ रात में रुकना मना है। तो वो अपने आप में क्या एक क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, एक उसमें इंसान को लगता है नहीं, मुझे ये जगह ज़रूर जाना है। आज 2000 किलोमीटर दूर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक असमिया हैं, और आपको अगर राजस्थान की कोई चीज़ याद है तो वो भानगढ़ का किला याद है। तो वो कैसे याद है? ब्रांड पोजिशनिंग। उन्होंने उसको, प्रोडक्ट को इस तरह पैकेज किया है कि एक नेगेटिविटी में से भी एक पॉजिटिव चीज़ निकाल के उसको इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि आप वो जगह देखने की इच्छा रखते हैं।
ऐसा ही कुछ हम यहाँ करना चाहते हैं। आसाम आसाम तो जादू के लिए जाना जाता था, राइट? मैं सोचती हूँ आसाम जादू के लिए जाना जाता था। कहानियाँ बहुत पहले सुनते थे हम, लेकिन वो कहानियाँ अब कहाँ हैं? अभी तो कोई है ही नहीं है वो कहानियाँ सुनाने वाला। तो ऐसी वाली कहानियों की सुनाने वालों की ज़रूरत है, बुनने की ज़रूरत है। एक छोटा सा भी थ्रेड मिल जाए तो आप उसको लेके कुछ भी कर सकते हैं। एक जगह हुआ करता था, बहुत बचपन की यादें हैं उसके साथ, जैसे मायोंग बोल के एक जगह है असम में जिसको जादू नगरी बोला गया था बहुत बिल्कुल। टाइम पहले। तो शायद इसीलिए, जैसे आपने अभी भी बोला कि Right. आसाम के बारे में अगर कुछ भी आप लिखते हो तो आसाम को भी वो ऑटो में जाके उससे आसाम फ्लड, आसाम Right, ब्लास्ट right. ऐसा किया जाता है गूगल में। तो आप वहाँ पे बैठ के आप हम लोग को देखते हो तो आपको वही दिखता है। तो वैसे ही शायद सब लोगों को वही दिखता होगा, लेकिन आसाम टूरिज्म को एक्चुअली डेवलप करना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम लोग दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे? बिल्कुल। अब आपने मायोंग का नाम लिया, मैं जिन किंग के बारे में बात कर रही थी वो मायोंग किंग के ही बारे में बात कर रही थी कि वो सारे ट्राइब्स को बुलाते हैं। आसाम का जादू कुछ तो रहा होगा ना, ऐसे ही थोड़ी फेमस था। उनसे जाके कोई बात करे, उनसे जाके मिले, उनके पास बहुत कुछ होगा सुनाने के लिए, उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। अब अगर हम बात करें कि मेघालय की, मेघालय में एक विलेज है मॉडल विलेज। उस मॉडल विलेज को देखते हैं, वो एशिया का सबसे सबसे क्लीनेस्ट मॉडल विलेज है, राइट? वहाँ से बांग्लादेश दिखाई देता है। अभी रिसेंटली मैंने वो विज़िट किया। ऐसी चीज़ें हम भी बना सकते हैं, आसाम में क्रिएट की जा सकती है। आसाम चाय के लिए फेमस है। अब सोचिए, चाय के लिए फेमस है, लेकिन आपके पास कोई चाय का जो ट्रेडिशनल तरीका है चाय पिलाने का, उसका मॉडल विलेज आसाम ने नहीं बनाया, उसका मॉडल विलेज बनाया अरुणाचल प्रदेश ने। और मैं देख रही थी अभी कल ही देख रही थी आसाम टूरिज्म के ट्विटर हैंडल से वो एक ट्वीट शेयर हुआ था कि अरुणाचल में एक विलेज ऐसे डेवलप हुआ है जहाँ चाय को वही बेम्बू के ग्लासेस में चाय पिलाई जा रही है ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो वो अगर आपको आसाम की एक्सपीरियंस करनी है तो नाउ यू गो टू अरुणाचल। ये क्या बात हुई? लेट्स हैव समथिंग हियर ओनली इन आसाम। जब आसाम वाले चाय उगा सकते हैं तो आसाम वाले चाय पिला क्यों नहीं सकते? मैम अभी अभी आपने मेंशन किया है असम के चाय के बारे में, अरुणाचल के बारे में आपने बहुत कुछ बोला, तो आप असम में हो, असम के चाय पिए हो या नहीं अभी तक? बिल्कुल, आसाम की चाय इनफैक्ट मैंने यहाँ पर पी है और मैं नॉर्मल डेज़ में भी आसाम की ही चाय पीती हूँ, क्योंकि आसाम की चाय जो है वो सबसे ऑथेंटिक चाय है, क्योंकि वो वाइल्ड टी है। वो आसाम के खूबसूरत बागानों में, ढलानों में होती है। और यहाँ से अगर आप तेजपुर की तरफ चले जाएँ तो पूरा वो जो एक ड्राइव है वो बहुत खूबसूरत है। मैंने कुछ रिसर्च किया है यहाँ के बारे में। आसाम में जो टी बागान होते थे, आज भी जो टी बागान है, जो टी टूरिज़्म की बात हो रही है, वहाँ पर बंगलोज़ हैं, कॉलोनियल बंगलोज़। एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि अंग्रेज़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई, उनमें से कुछ अंग्रेज़ों ने ही बनाई। उसका अपना एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लग्जूरियस एक्सपीरियंस है, जिसको आम आम टूरिस्ट को पता ही नहीं है उसके बारे में। उस एक्सपीरियंस को हम विजुअली कैसे दिखा सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हर बंगलो कुछ कहता है, हर बंगलो दूसरे से अलग है। वो क्यों अलग है, उसमें ऐसा अलग क्या है, उसकी क्या कहानी है? तो बस वही एक्सप्लोर किया जाना चाहिए टी टूरिज़्म के लिए। आप हर बंगलो में अलग तरह से लोगों को इनवाइट करें, लोग उस जगह पर जाएं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका खाना है, उनका लाइव कुकिंग होते देखिए, ट्राइबल कुकिंग कराइए, टी टेस्टिंग सेशंस हैं, ऑक्शन है, फैक्ट्री विज़िट है। तो टी टूरिज़्म को एक ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है अगर हम टी बंगलोज़ के साथ में मिलकर उनके कुछ वीडियोस बनाएं, उनको कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया पर। तो वी कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ इट। मैम आपने कभी जैसे आपने अभी अभी तेजपुर के बारे में आपने बोला, तो इसमें आसाम में और बहुत सारे ऐसा जगह है, मतलब उसको हम लोग अपार आसाम बोलते हैं, थोड़ा ऊपर। हाँ, अपार आसाम में मैम डिब्रूगढ़ हो गया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा जगह है जिसमें आपका चाय का वो बागान दिखाई देता है। वो आपने मैम कभी आपने विज़िट किया? मुझे अभी विज़िट करना बाकी है, वो मुझे विज़िट करना है, वहाँ टाइम स्पेंड करना है, कुछ क्रिएट करना है। तो तेजपुर की अपनी हिस्ट्री है, आप लोगों का एक कृष्णा कनेक्शन है। हम यूपी वाले हैं, हम ब्रज क्षेत्र से आते हैं, तो कृष्ण हमारे हैं। हम तो ऐसे कहते हैं कृष्णा तो हमारे हैं। अब
कृष्णा और हमारी जो स्टोरीज़ है उसमें कृष्णा और राधा हैं, लेकिन आपकी जो स्टोरीज़ हैं उसमें कृष्णा और रुक्मणी हैं। तो वो एक अलग एंगल है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा सकता है कि कृष्ण और रुक्मणी की शादी कैसे हुई, वो क्या पूरा सिनेरियो था। उसके कई सारे अभी स्ट्रक्चर्स हैं, कई संरचनाएं हैं जो तेजपुर में हैं, उसको भी बाहर लाया जा सकता है, उन कहानियों को वहाँ से भी उठाया जा सकता है। मैम 3 साल में आपने 1,50,000 किलोमीटर सोलो ट्रेवल किया। इतने जगह में आपने ट्रेवल किया, उसका कुछ ऐसा मेमोरीज है क्या जो आपको अभी भी याद आती है? मतलब इतना जगह आपने ट्रेवल किया, उसके साथ डेफिनेटली कुछ कुछ तो मेमोरीज होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा वाला मेमोरी आपका कौन सा था? एक नहीं है, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरी। और मैंने डिफरेंट स्टेजेस में ट्रैवल किया है। मैंने प्रेगनेंसी में ट्रैवल किया है और लोगों ने बहुत मदद की है। मतलब आपको अनदेखे अनजाने लोग मदद करके चले जाते हैं। कश्मीर बहुत ट्रैवल किया मैंने, कश्मीर टूरिज़्म के साथ बहुत सारा काम किया है। और लोग बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं कश्मीर में, बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज होते हैं। गुजरात की मेमोरीज़ मेरी बहुत अच्छी हैं। गुजरात में जब हम नवरात्राज में जाते हैं तो गरबा इज़ अ ब्यूटीफुल डांस फॉर्म, और उसमें पार्टिसिपेट करना अपने आप में एक्सपीरियंस है। 45,000 पीपल डांसिंग टुगेदर इन वन ग्राउंड, तो वो मेमोरीज़ बहुत खूबसूरत है। मैम जो कश्मीर है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि असम फ्लड, असम अल्फा, असम ब्लास्ट, कश्मीर में भी सिचुएशन इज़ क्वाइट सिमिलर, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वगैरह, टेररिस्ट वगैरह है। तो आप कश्मीर जब आपने विज़िट किया था, तो उसका एक्सपीरियंस, और अभी आप असम में हैं, असम का क्योंकि आपका असम अभी ट्रैवल करना बहुत बाकी है, फिर भी लोगों के साथ बातचीत या कुछ डिफरेंस मिला है? सी डिस्टर्बेंस बहुत सारी जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि असम के पास अकेला प्रॉब्लम है फ्लड का या टेररिज्म का। कश्मीर के पास तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद क्या कश्मीर टूरिज़्म हाथ पे हाथ धर के बैठा है? नहीं। कश्मीर टूरिज़्म तो कश्मीर को पूरे 4 सीजन्स में बेच रहा है, अलग अलग शेड्स को बेच रहा है कि आप विंटर्स में आइए तो आपको अलग दिखेगा, स्प्रिंग में अलग दिखेगा, ऑटम में अलग दिखेगा। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और आप जब जब कश्मीर में ट्रैवल करते हैं तो राइट फ्रॉम शिकारा चलाने वाले से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक हर आदमी इतना वार्म फील कराता है आपको कि आपको लगेगा आई एम सेफ। नो मैटर मैं कश्मीर में हूँ, कितना भी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है, कितने भी यहाँ पे बंद क्यों नहीं होते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बंद होता है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, राइट फ्रॉम ड्राइवर्स टू द होटल स्टाफ, एवरीवन इज़ सो हेल्पफुल, सो केयरिंग, कि आपको लगता नहीं है कि आप कहीं अनसेफ जगह पर हैं। अनसेफ फील नहीं होता, आपको बहुत होमली फील होता है। तो वैसा ही अच्छा, भाषा की प्रॉब्लम उनके साथ भी है, उनकी भाषा भी हिंदी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। आसाम के साथ क्योंकि एक भाषा का बैरियर है हिंदी और असमीज़ के बीच में, तो थोड़ा सा असमीज़ लोगों को ओपन होने की ज़रूरत है। वो इस बात से ना बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाएं कि वो खाता है बोलते हैं या खाती है बोलते हैं, क्योंकि इतना उनको हिंदी पढ़ाना नहीं है, वो अपनी बात बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, यही काफ़ी है। तो लोग बहुत अच्छे हैं असम के, बहुत बहुत वार्म फील कराते हैं, लेकिन थोड़ा उन्हें और इंटरेक्टिव होने की ज़रूरत है। उन्हें एक्चुअली उनको जो उनके पास है ना उस पर थोड़ा गर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो गर्व करेंगे ना तो वो उसके बारे में फ्लॉन्ट करेंगे, वो उसके बारे में बात करना पसंद करेंगे, नए लोगों को बताना पसंद करेंगे। तुम्हें पता है, तुम यहाँ आए हो, तुमने वो देखा, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। तो सबसे पहले तो ये कि सेल्फ रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि उनके अपने पास कितनी ख़ास चीज़ें हैं। एक बार जब वो हो जाएगा तब फिर उनका भी मन करेगा कि सबको जाकर बताएं कि देखो तुम्हें पता है असम के पास क्या क्या है, फ्लड ही फ्लड नहीं है। मैम हर वक्त पे देखा गया है कि आप ट्रैवल करते हो, ब्लॉग्स बनाते हो, अच्छे अच्छे लिखते हो, आप फोटोग्राफी करते हो, लेकिन ये जो टूरिज़्म जो प्रमोट जो करते हो, जो कलर्स ऑफ इंडिया बोल के जो आपका जो एग्जीबिशन है उसके बारे में भी लोगों को पता है, लेकिन आपका ये जो पूरा टूरिज़्म का जो प्रमोशन है वो आप एक्चुअली में किस तरह से करते हो? क्योंकि इसका जो सीन है वो बहुत हार्ड है एक्चुअली। या हमें बुलाया जाता है जब भी डिफरेंट टूरिज़्म बोर्ड्स कुछ भी नया एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई भी नए डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए सोच रहे होते हैं। हम टूरिस्ट नहीं हैं, हम डेस्टिनेशन के
प्रमोट हो जाने के बाद वहाँ नहीं जाते, हम उसको प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। क्योंकि हम ट्रैवलर हैं, हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो हमें हमें बहुत स्पष्ट नज़र आता है कि कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, कहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो हमें बुलाया भी इसलिए जाता है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, और कुछ ट्रैवल बोर्ड्स, कुछ मिनिस्टर्स, दे आर रियली वेरी ओपन एंड वोकल, और प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं। उनको समझ में आया है कि टूरिज़्म में कितना पोटेंशियल है। हम लोग अब कृषि प्रधान देश नहीं है, हम सर्विस प्रधान देश हैं। तो सर्विस की जहाँ बात आती है, तो जब हम सर्विस की बात करें तो टूरिज़्म अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से रेवेन्यूज़ आते हैं। आसाम की प्रॉब्लम यही है कि आसाम में लोग तो आते हैं, लेकिन वो ट्रांजिट करके चले जाते हैं। टूरिस्ट के आने का फ़ायदा नहीं होता, रेवेन्यू नहीं आता उसके आने से। रेवेन्यू तब आएगा जब वो आसाम में रुकेगा, आसाम में खर्चा करेगा। अगर कोई टूरिस्ट एक दिन एक्स्ट्रा आता है तो उसका वन नाइट स्टे बढ़ेगा, होटल वाले को काम मिलेगा, रेस्टोरेंट वाले को काम मिलेगा, टैक्सी वाले को काम मिलेगा, बहुत सारी इंडस्ट्री को काम मिलेगा। तो हम जब जाते हैं नई डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें यही होता है। अभी गुजरात टूरिज़्म के मिनिस्टर हैं जवाहर जावड़े जी, वेरी ओपन पर्सन, और वो जब भी बुलाते हैं, इवेंट होता है गुजरात में, तो बुलाते हैं और उल्टा हमसे पूछते हैं कि आप लोग बताइए हमें कि हमें और बेहतर क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। और उसका फ़ायदा आप देख सकते हैं, पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो गुजरात टूरिज़्म सब जगह छाया हुआ है। रन ऑफ कच्छ क्या है? रन ऑफ कच्छ एक मैदान है, नमक का मैदान है, नमक रेत है, वो नमक जैसी रेत है, सिर्फ कुछ भी नहीं है रन ऑफ कच्छ में। लेकिन उसको इस तरह प्रमोट किया जाता है कि पूरी दुनिया के लोग रन ऑफ कच्छ में फेस्टिवल देखने के लिए आते हैं। रन ऑफ कच्छ में अपना पीने का पानी तक नहीं है, उसका पानी नर्मदा से पाइपलाइन खींच के लाया जाता है वहाँ पानी पिलाने के लिए। तो यहाँ पर आकर हम लोगों की एंट्री होती है कि हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। हम उस जगह पर जाते हैं, उस जगह को फील करते हैं, महसूस करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उस जगह के जो हाइलाइट्स हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसको उसके आसपास एक कहानी बुने, उसके आसपास उन चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर एक स्टोरी प्लान करें, आर्टिकल लिखें, सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए, सोशल मीडिया पर वोकल हों। लगातार जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे अपडेट्स आते हैं सोशल मीडिया पर पूरे टाइम। हमें कोई भी ट्रैक कर सकता है कि हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कब कब कहाँ जा रहे हैं। तो हम जब ट्रैवल को हम सोशल मीडिया पे अपना लाइव कर रहे होते हैं, तो उससे हम ना सिर्फ टूरिज़्म की को हाईलाइट कर रहे हैं, हम उस स्टेट के इंफ्रा को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि वहाँ एयरपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी ज़बरदस्त कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं कि आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। वेल कनेक्टेड, वेल मेंटेन्ड एयरपोर्ट्स, वेल मेंटेन्ड रोड्स। मैं जब ट्रैवल कर रही थी, अभी नागालैंड में जब ट्रैवल कर रही थी 3-4 महीने पहले, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये लिखा कि बस एक स्टेटस लिखा था कि नागालैंड में रोड नहीं है पर 4G नेटवर्क है। मुझे पूरे जंगल में नेटवर्क मिला और रोड टूटा फूटा था ही नहीं रोड। एट द सेम टाइम उसके बिल्कुल बराबर में मेघालय में ज़बरदस्त रोड्स हैं, हाईवेज, ज़बरदस्त हाईवेज हैं, आप कहीं से कहीं भी बड़े आराम से ट्रैवल कर लेते हैं। तो हम इंफ्रा की भी बात कर रहे होते हैं जब हम ऐसे काम करते हैं। तो फिर हम वीडियोस करते हैं, शॉर्ट वीडियोस करते हैं, वो अलग अलग सोशल मीडिया पे, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जा रहे होते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी ट्राई टू प्रमोट टूरिज़्म, ये हमारा काम है। एंड एट लास्ट इट कम्स टू बुक्स, क्योंकि ये शॉर्ट वाले वर्क हैं, जो लेंदी वर्क होता है वो फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम कॉफ़ी टेबल बुक बनाते हैं, हम किताबें लिखते हैं, तो टूरिज़्म पर, कल्चर पर ये सब चीज़ें होती हैं। शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। मैम, आपने अभी तक 3 बुक आपने लिखा, तो उसका तीनों का कैटेगरी अलग अलग है, हर एक किताब का जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग है। तो उसको मतलब क्या देख के, मतलब क्या ऐसा नज़ारा आपका दिमाग में था कि आपने उसके बाद वो किताब लिखे? फर्स्ट बुक लिटरेचर पर थी, कृष्णा सोप्ती का साहित्य और समाज, मेरी PhD हिंदी लिटरेचर में है। उसके बाद सेकंड बुक का कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ बोगनवेलिया। उसके बाद राहगिरी, कलेक्शन ऑफ ट्रैवलॉग्स, जो मैं ट्रैवल करती हूँ उसके डेस्टिनेशंस के बारे में। वो बुक पार्ट्स में आएगी। अभी फर्स्ट पार्ट आया है, अभी इस साल में सेकंड पार्ट आएगा, और उसके अगले में और आएगा। जैसे जैसे मैं इंडिया एक्सप्लोर करती जाऊँगी, वो एक्चुअली भारत दर्शन पर है वो बुक, वो सीरीज़ भारत दर्शन पर है। तो जो कुछ अच्छा देखती जाती हूँ, मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करती, ना तो सोशल मीडिया पर, ना ही मेरी राइटिंग पर। मुझे लगता है देश में नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो देयर शुड बी फ्यू पीपल हु कैन टॉक अबाउट पॉजिटिविटी ओनली।
तो आई एम वन ऑफ देम कि मुझे कुछ नेगेटिव दिखाई ही नहीं देता, मुझे सब पॉजिटिव दिखाई देता है। मुझे तो फ्लड में भी पॉजिटिविटी दिखाई दे जाती है। एग्जैक्टली मैम। कि जब आप मानसून की बात करते हैं कि मानसून मतलब आसाम में मानसून में जाओगे, आसाम जगह ही नहीं है मानसून में जाने के लिए। मैं कहती हूँ आसाम में मानसून में अगर आप जाएंगे ना तो यू कैन सी द ब्यूटी, द लश ग्रीन ब्यूटी। ऐसा थोड़ी है कि पूरे दिन बारिश होती है, ऐसा नहीं होता। बारिश रात में होती है, दिन के किसी एक टाइम थोड़ी बारिश होती है, उसके बाद खुला होता है। लेकिन जो यहाँ का नज़ारे हैं, जो यहाँ के पहाड़ हैं, जो एकदम हरियाली से भरा हुआ माहौल है, क्लाउड्स हैं, वो आपको मानसून में ही मिलेंगे। तो फील फ्री, कम इन मानसून। मैम अभी अभी आपने बोला कि आप असम का जो ट्रैवल का आपने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है, आप असम ट्रैवल करोगे, उसके ऊपर आप ब्लॉग बनाओगे या कुछ भी जैसे लिखा होगा आपने, कुछ ऐसा आप लिखोगे, तो उसी के साथ और कुछ ऐसा प्लान है क्या, और असम के साथ और कुछ जगह ट्रैवल करना है? मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो करूँगी वो करूँगी, लेकिन आसाम को ज़रूरत है कि आसाम टूरिज़्म करे, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार कोई आया, एक्सप्लोर किया, लिखा और चला गया। ये तो हो ही रहा है। ऐसे तो कितने सारे ट्रैवलर्स आते हैं जो ये करते हैं अपने लेवल पर क्या अपने लेवल पर करने से भला होगा आसाम का? नहीं होगा। आसाम का भला होगा जब ये काम गवर्नमेंट करेगी, ये काम टूरिज़्म बोर्ड करेगा कि नए डेस्टिनेशन। कब तक आप कामाख्या और देवी टेम्पल और कब तक आप काजीरंगा बेचेंगे? यू नीड न्यू डेस्टिनेशंस जिन्हें आपको प्रमोट करना है, जिन्हें आपको डेवलप करना है। और ये थी हम लोग के सबसे प्यारी और जो इंडिया की बहुत एक अच्छी और बहुत अकेले जो लेडी है, ट्रैवल करती है, सोलो ट्रैवलर, डॉक्टर कायनात काजी जी। मैम आपको हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आज हम लोग के साथ आप ऐसे उपस्थित हुए। আৰু লগতে মই দৰ্শকসকলক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে অলৰেডি ডক্টৰ কাইনাত কাজি মেমে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি টুৰিজিম আছে, ইণ্ডিয়াৰ টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ যিহেতু ৰিচাৰ্চ কৰে, আৰু মেমৰ যিখিনি ৰিচাৰ্চৰ কৰাৰ পিছত যিখিনি আচলতে তেওঁ তথ্য অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে, তাৰ পিছত কিন্তু আচলতে অসমৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ, অসমৰ যি টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে আচলতে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে। কাৰণ কি অসমৰ ৰেভিনিউৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ যদি পৰ্যবেক্ষণ যদি কৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি চৰ্চা যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো অসমৰ যি টুৰিজিম, হয়তো আমাৰ অসমৰ টুৰিজিমতো হয়তো বহুত ধৰণৰ কিনা বেচাৰ হয়তো সম্ভাৱনা হ'ব পাৰে। আৰু এইখিনি কৈ আচলতে মই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।